कॉस्ट प्राइस का। अब आज के दिन में हमें सीखना क्या है, हाउ टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द एक्सचेंज एसेट। अब तक की जितनी मैंने एग्जांपल्स आपको करवाई हैं, कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी, एग्जांपल में मैंने खुद सपोज भी करवा दी थी, बट सम टाइम जो एसेट आप एक्सचेंज करने जा रहे हो, नया एसेट उसके बदले में खरीदने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, उसकी कॉस्ट प्राइस स्ट्रेटली क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। देन फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। जी बेटे, अब कॉस्ट जो होगी वो एक्सचेंज के बदले में नहीं होगी। अब जो कॉस्ट प्राइस की बात कर रही हूँ, देखो फेयर वैल्यू के डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, फॉर एक्सचेंज्ड एसेट। मैं एक्सचेंज्ड को फॉलो कर रही हूँ, सिंपल परचेजिंग को लेकर नहीं चल रही। सिंपल परचेजिंग में तो क्या है, इनवॉइस परचेज प्राइस जो दो पार्टीज के दरमियान में, विलिंग पार्टीज के दरमियान में फाइनलाइज होगी, और प्लस इन परचेज एक्सपेंसेस, जो 4 कैटेगरीज हमने डिस्कस की। यस, अब मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिप्लेसमेंट कौन सी होगी, जो एसेट हम बेच रहे हैं उसकी वैल्यू होगी, या जो एसेट हमें खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू। मैंने क्या लिखा, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट रिसीव्ड अगेंस्ट रिप्लेसमेंट अगेंस्ट एक्सचेंज। उसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। और कब करेंगे, जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस वक्त हम कौन सी सिंपल परचेसिंग की बात नहीं कर रहे, हम रिप्लेसमेंट की एक्सचेंज के थ्रू जो हमारे पास नया एसेट आएगा उसकी कॉस्ट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, वो कैसे फाइंड आउट करनी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर तो स्ट्रेटली उसने क्वेश्चन में दे दी, फिर तो ये रौला हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रॉब्लम कब फेस करना पड़ेगा, जब उसने क्वेश्चन में एक्सचेंज के एंगेजमेंट जो नया एसेट आपके पास आ रहा है उसकी स्ट्रेट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। फिर उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। फेयर वैल्यू क्या है, किस पे बेस करती है कि जो आप एसेट टेकअप करने जा रहे हो ये आपको फ्यूचर में कितना बेनिफिट देगा, उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे। और फेयर वैल्यू को स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन करता है, कहते हैं ये वो प्राइस है किसकी, एक्सचेंज एसेट की, जो कि दो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज के दरमियान में फ्यूचर में फाइनलाइज होगी। दैट प्राइस वुड बी कॉल्ड फेयर वैल्यू। अब क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अच्छा बेटे, एक टर्म होती है उसे कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस। ये कभी पढ़िए, समटाइम हम एक ऐसा एसेट परचेज करते हैं, न्यू एसेट, वैसा एसेट हम ऑलरेडी परचेज करके यूज कर चुके हुए होते हैं। हमें आइडिया होता है ये फ्यूचर हमें कितना बेनिफिट देगा इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लो। लेकिन सम टाइम बिजनेस में हम एक ऐसा एसेट परचेज करने जा रहे होते हैं जिसका ऑलरेडी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए हमें अंदाजा नहीं होता कि ये हमें एग्जैक्टली फ्यूचर में बेनिफिट कितना देगा इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हो। अगर तो आप जो एसेट परचेज करने जा रहे हो थ्रू रिप्लेसमेंट, थ्रू एक्सचेंज, और वो हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट देगा इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज, वो प्रेडिक्टेबल हैं, वो कैलकुलेटेबल हैं, वो फोरकास्टेड हैं, तो फिर हम कहते हैं एसेट का कमर्शियल सब्सटेंस है। और अगर फ्यूचर कैश फ्लोज के बेनिफिट को हम फोरकास्ट नहीं कर सकते फॉर द टाइम बीइंग, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है उस एसेट का पहले से, तो फिर हम कहते हैं उस एसेट का क्या है, कमर्शियल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। फिर से रिपीट कीजिए, कमर्शियल सब्सटेंस कब है एसेट का, जब फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज कैन बी प्रेडिक्टेड। जब प्रेडिक्टेबल होंगे उसका कमर्शियल सब्सटेंस होगा, और अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उस एसेट का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर हुई? ओके, एक आगे बात, स्टेप आगे चलते हैं। हम एक्सचेंज एसेट की फेयर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू
ऑफ एक्सचेंज्ड एसेट किसके इक्वल होगी? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कमर्शियल सब्सटेंस पे। और ये बात मैंने पहले ही लिख दी। फेयर वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? और कमर्शियल सब्सटेंस हमने किसको कहा हुआ है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट को इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोस। तो भाई कमर्शियल सब्सटेंस जो है ये डिसाइड करेगा। अब या तो कमर्शियल सब्सटेंस फ्यूचर बेनिफिट है या फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। है बेनिफिट तो है, फोरकास्टेड नहीं। अब अगर क्वेश्चन में वो कहे ये क्लियरली, या तो कमर्शियल सब्सटेंस का वर्ड यूज करेगा या वर्ड क्या यूज करेगा? फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आर अनप्रेडिक्टेबल। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो जो एसेट आप एक्सचेंज के थ्रू एक्वायर करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट given up plus cash paid या माइनस कैश रिसीव्ड। अब ये कैसे समझे? अभी आपको बात मुश्किल लग रही होगी, इसको इजी बनाते हैं। देखो, कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू को, नेट बुक वैल्यू को कहते हैं। वो कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा देखो, फर्ज करो मैंने पुराना एसेट दिया, उसकी बुक वैल्यू थी 100। मैंने नया एसेट खरीदने के लिए पुराना एसेट भी दिया जिसकी बुक वैल्यू 100 थी, प्लस मैंने 20 रुपए और दिए, कैश पे किया। तो इससे मुझे इन दोनों को अगर ऐड करूं तो मुझे पता चल रहा है कि नए एसेट की कॉस्ट कितनी है? 120। और ये मैंने कैसे पे किया? 120 की पेमेंट ये की है कि कुछ मैंने कैश पे कर दिया है और कुछ मैंने कैश की बजाय अपना पुराना एसेट दे दिया जिसकी इस वक्त वर्थ कितनी है? 100। तो 120 कैसे कैलकुलेट होगा? जो एसेट मैं दे रही हूँ उसकी बुक वैल्यू प्लस जितना मैंने कैश पे किया। और ये मैंने कैश रिसीव भी आपसे बात करी थी कि सम टाइम एक्स्ट्रा कैश पे करने की बजाय न्यू एसेट की कॉस्ट कम होती है, हम रिमेनिंग कैश अपने सप्लायर से वापस ले लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कैश पेड गिवन होगा तो ऐड कर दीजिएगा, कैश रिसीव गिवन होगा तो माइनस कर दीजिएगा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो इसका मतलब है कि फेयर वैल्यू है। अब फेयर वैल्यू कभी कहेगा ऑफ बोथ एसेट्स आर अवेलेबल, रिलायबली मेजरेबल। कभी ये वर्ड यूज करेगा। ये एग्जांपल की हेल्प से चीजें और क्लैरिफाई होंगी। वो क्वेश्चन में कहेगा कि फेयर वैल्यू अवेलेबल है किसकी? बोथ एसेट्स की, और वो रिलायबली मेजरेबल। कौन से एसेट? एक्सचेंज के थ्रू एक एसेट जा रहा है और एक एसेट आपके पास आ रहा है। अगर उसने ये सिचुएशन दी हुई हुई तो बेटे आपने जो फेयर वैल्यू लेनी है वो किसकी लेनी है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। यहां पे क्या था? जो मैं पुराना एसेट दे रही थी उसकी और जो नया एसेट ले रही थी दोनों की एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट का मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने पुराना एसेट जो बेचा बुक वैल्यू पे ही बेचा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में नए एसेट की कॉस्ट किसके इक्वल है? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड, न्यू एसेट की कॉस्ट आपके पास आई। इस सिचुएशन में मैं क्या कह रही हूँ? फेयर वैल्यू दोनों की, मार्केट प्राइस दोनों की अवेलेबल है। जो एसेट मैं बेच रही हूँ उसकी भी और जो एसेट मैं परचेज कर रही हूँ उसकी भी। ऐसी सिचुएशन में जब आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आपने फेयर वैल्यू किसकी लेनी है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। गिवन अप एसेट कौन सा होता है? जो एक्सचेंज के थ्रू आपके पास से जा रहा है। आपने यहाँ पे बुक वैल्यू की बजाय क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। वो भाई उसकी मार्केट प्राइस है 120, इसके अलावा 20 मैंने और पे किए, इस तरह मैंने 140 का नया एसेट एक्वायर किया।
तो नए एसेट की कॉस्ट इस सिचुएशन में किसके इक्वल होगी? मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड टू एक्वायर द न्यू एसेट। अब कभी वो कहेगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल, कभी ये स्टेटमेंट यूज करेगा। वहां पे दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू आपको रिलायबली क्वेश्चन में गिवन थी, यहां किसकी फेयर वैल्यू रिलायबली गिवन है? सिर्फ एसेट गिवन आपकी, तो सेम यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में तीसरी सिचुएशन क्लैरिफाई करे, वो कहे फेयर वैल्यू ऑफ जस्ट एसेट received is measurable, reliably measurable. तो फिर जनाब ऐसी सिचुएशन में फेयर वैल्यू या कॉस्ट किसके इक्वल होगी? ऐसी सिचुएशन में फेयर वैल्यू जो एसेट आप गिव अप कर रहे हो, दे रहे हो, उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं, रिलायबली मेजरेबल है ही नहीं है, तो उसकी फेयर वैल्यू नहीं लोगे। किसकी लोगे? जिसकी रिलायबली मेजरेबल। तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड सिर्फ उसकी लोगे, उसमें फिर डायरेक्टली आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो आपको उसमें कैश पेड या कैश रिसीव को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। मुश्किल लग रहा है ये थोड़ा सा, इसको इजी बनाते हैं, दोबारा से मैं डिस्कस करती हूँ, ये देखिए आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। सुनिएगा, कॉपी पेंसिल छोड़े। फेयर वैल्यू क्या है? एक्सचेंज के थ्रू जो नया एसेट आप टेकअप करोगे, उसकी फ्यूचर में जो कॉस्ट प्राइस होगी, दो नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज के दरमियान में जिस प्राइस पे फ्यूचर में वो एसेट एक्सचेंज होगा, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के थ्रू बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? जो एसेट एक्सचेंज के थ्रू हमारे पास नया आएगा, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये किन क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन होगी? जहां पे नए एसेट की स्ट्रेटली आपको कॉस्ट गिवन नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया? ओके भाई। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट अगर रिलायबली मेजरेबल है तो उस एसेट का कमर्शियल सब्सटेंस है, और अगर रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब उसकी मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो फिर हम नए एसेट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड, और अगर कैश रिसीव हुआ माइनस कर। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो इसका मतलब है कि आपकी फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस कैलकुलेटेबल है। अगर वो क्वेश्चन में ये सिनेरियो आपको दे कि दोनों एसेट्स की मार्केट प्राइस को, फेयर वैल्यू को रियलिस्टिकली और रिलायबली हम मेजर कर सकते हैं, तो नए एसेट की कॉस्ट के लिए किसकी फेयर वैल्यू को बेस बनाओगे? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। जो एसेट आप दे रहे हो उसकी किसी भी वैल्यू, चाहे कैरिंग अमाउंट या उसकी फेयर वैल्यू को बेस बनाओगे, तो कैश की एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगी। कैसे एडजस्टमेंट करोगे? अगर कैश पे किया है तो ऐड करोगे, कैश रिसीव किया है तो माइनस करोगे। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन इन केस अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि फेयर वैल्यू जो एसेट गिवन अप है, सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, जो एसेट रिसीव करोगे उसकी फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तब भी आपने यही मेथड ऑप्ट करना है। इज इट क्लियर? और जहां वो कहे कि भाई जो एसेट आप इस एक्सचेंज के थ्रू रिसीव करोगे, सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है, तो वही तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम। तो अगर वही रिलायबली मेजरेबल है, उसको स्ट्रेटली पिक कर लो, उसी की जो करंट मार्केट प्राइस है, मैं वो विलिंग हूँ उस पार्टी को पे करने के लिए, मेरे लिए वो कॉस्ट है और बेचने वाले के लिए क्या है? फेयर वैल्यू। हाँ, यहाँ तक बात क्लियर? एप्लीकेशन करते हैं, बुक्स निकालिए। आइएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 58। लिखने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
लिखने से पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको बेस बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 56 क्या कहता है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to 4 exchange transaction, इसको अंडरलाइन कर लो, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के केस में प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 56 फ्रॉम योर बुक्स, मिला? एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को अंडरलाइन कर लो, याद रहे ये बात। रिलेटिंग टू द फिक्स एसेट, 4 सिनेरियोज दिए हुए हैं, कहीं कैश पे किया, कहीं रिसीव किया, रिसीव को पॉजिटिव लिखा हुआ है, पेड को नेगेटिव लिखा हुआ है। एसेट जो आप गिव अप कर रहे हो एक्सचेंज के थ्रू, जो जा रहा है आपके पास एसेट, उससे रेलेवेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? वो एसेट जो अब आपके पास से जा रहा है किस कीमत पे खरीद चुके थे, ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, उसकी बुक वैल्यू मीन कैरिंग अमाउंट गिवन है, और उसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू गिवन है, और जो आप एसेट रिसीव कर रहे हो उसकी भी फेयर वैल्यू गिवन है। और जरा गौर फरमाइएगा, दोनों फेयर वैल्यूज के साथ एस्टिमेटेड का वर्ड गिवन है। एक्चुअल फेयर वैल्यू नहीं होती, एस्टिमेटेड होती है। क्यों? फ्यूचर में एसेट का एक्सचेंज होगा, हम आज बैठे डिसाइड करें कि एक्सचेंज करें या ना करें। अब रिक्वायरमेंट में पहले पढ़ूंगी, फिर उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। कहते हैं क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड, अंडरलाइन करो। क्या ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहले बात मेंशन करी? तो जब आपने एसेट एक्सचेंज के थ्रू रिसीव करना है, उसकी कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? और कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बहुत आराम से डिस्कस करूंगी, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ फोकस करो। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 1, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। व्हाइट बोर्ड पे चलो। फेयर वैल्यू दोनों एसेट्स की रिलायबली मेजर की जा सकती है। हाउ टू कैलकुलेट फेयर कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट? किसकी लेनी है? हालांकि वो कह रहे हैं बोथ एसेट्स की रिलायबली मेजरेबल है, लेकिन आप किसकी लोगे? और अगर कहीं कैश दिया हुआ है, पेड है, और अगर रिसीव्ड है, आइए जरा सिचुएशन नंबर 1 की तरफ। मुझे क्या पिक करना है टेबल से? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप एंड दैट इज व्हाट? सबको नजर आ गई? 8.5। जरा जाइए सिचुएशन नंबर 1 में। 1.1 कैश रिसीव्ड है या पेड है? प्लस या माइनस? माइनस। 8.5 माइनस 1.1 कितना आता है? 7.4। इजी है, आंसर मिल गया। चलो ऐसे ही हम सिचुएशन नंबर 2 को बेटा डिस्कस करते हैं। सिचुएशन नंबर 2 क्या कहता है? इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। कहां लिखा? व्हाइट बोर्ड पे। अगर एसेट रिसीव की रिलायबली मेजरेबल, तो फिर रोले की कोई जरूरत नहीं, उसकी फेयर वैल्यू को जस्ट टिक कर लीजिए। आइए सिचुएशन नंबर 2 में वो कितनी है? 9। अब समझ में आ रहा है ये टेबल? आगे बढ़े। सिचुएशन नंबर 3, फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। अगर दोनों में से किसी की भी फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो आपने क्या करना है? कैरिंग अमाउंट किसकी लेनी है? और उसमें क्या करना है? कैश पेड या रिसीव को एडजस्ट करना है। आइए भी सिचुएशन नंबर 3 में आओ। कैरिंग अमाउंट ढूंढो एसेट गिवन अप की। इसके अंगेंस्ट में कोई कैश पेड या रिसीव्ड है? नो। अगर होता तो एडजस्ट करते, सॉल्व हो गया। हियर द कॉस्ट वुड बी 3.4। आगे बढ़िए। एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज। फ्यूचर कैश फ्लोज चेंज नहीं होने, वही रहने हैं, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। उसने एक बात को 2 डिफरेंट एंगल में समझा दिया। फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज में कोई चेंज नहीं आना, कोई इजाफी बेनिफिट आपको नहीं होना, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो किसी की भी फेयर वैल्यू को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में भी आंसर किसके इक्विवेलेंट होगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। तो 4th सिचुएशन में आ जाइए। कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप इज इक्वल टू 3.4। हाँ जी, अब क्लियर हो गया? अब नोट करो।
नोट भी करो, याद भी करो, मैंने सुनना भी है आपसे, अभी अभी सुनना है।